गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे सेल बैटरी से। आप में से बहुत सारे बच्चे नए हैं, 6 नंबर वाले हो क्या? आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत विक्कत कहीं नहीं आएगी। ध्यान से पढ़ना है, आराम से चीज़ों को तरीके से। सेल एवं बैटरी के बारे में क्या हुआ? ओके, तो हेडिंग डालो आप। रासायनिक सेल हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? रासायनिक सेल के बारे में। सबसे पहले सेल के बारे में मामला, एक प्रोफेसर थे वोल्टा नामक, तो उनसे शुरू हुआ है कि उन्होंने रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला तो क्या कुछ हुआ, उसके बारे में हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक पात्र लिया था, और इस पात्र के अंदर इन्होंने 2 छड़ डाली। पात्र के अंदर कितनी छड़ डाली भाई? 2। पात्र के अंदर उन्होंने 2 छड़ डाली। जो एक छड़ हमारे पास कहलाई एनोड, और दूसरी छड़ क्या कहलाई भाई? कैथोड। ठीक है। अब ये जो छड़ है, ये छड़ पूर्णतः पानी में डूबी हुई रहे या इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में डूबी रहे, तो इसलिए उन्होंने उसके बाद में क्या भरा? इसमें इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ। ये दोनों ही छड़ें इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में पूर्णतः डूबी हुई है। यहां पर जो पदार्थ है, इस पदार्थ को कहा गया इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा गया? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है वो सामान्यतः कैसे होते हैं? सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होते हैं अम्लीय व अकार्बनिक होते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं? अम्लीय व अकार्बनिक। अम्ल यानी अम्ल की मात्रा होती है, सार की मात्रा नहीं होती। लेकिन बाद में एक लाइक्लासी सेल है, वो NH4Cl है, वो कौन सा पदार्थ है? सारी है। तो बाद में बने, लेकिन शुरुआत में सामान्यतः कौन से होते थे? अम्लीय व अकार्बनिक। अम्लीय व अकार्बनिक। ठीक है। सामान्यतः अम्लीय व अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट में छड़ें क्या रहती है? डूबी हुई रहती है, ताकि ये छड़ें हैं जो आयनीकरण की क्रिया आसानी से कर सके। तो ये छड़ें इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में क्या रहती है? डूबी हुई। और इलेक्ट्रोलाइट जो पदार्थ होता है, वह पदार्थ जिसमें आयन का संचरण हो सके, यानी आयन एक जगह से दूसरे जगह आपस में आ सके, जा सके, तभी तो यहां पर धारा का प्रवाह होगा। बिना आयन के तो कुछ होगा नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ कौन सा है? वह पदार्थ जिसमें आयन का संचरण हो। इसमें क्या होता है भाई? आयन का संचरण है, वो पदार्थ हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य,
वही इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कहलाता है। अब यहां पर दो छड़े हैं, दो जो छड़े हैं, ये जो छड़ है ये हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोड। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड होती है हमारे पास धात्विक छड़ें। क्या होती है भाई? धात्विक छड़ें। धात्विक छड़ें होती है वो इलेक्ट्रोड कहलाती है। और धात्विक छड़ें हमारे पास टोटल कितनी होती है? दो। एक होता है एनोड और दूसरी होती है कैथोड। तो दो हमारे पास धात्विक छड़ें हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं इलेक्ट्रोड। जैसे इसमें मैं ये कह दूं कि हमारे पास पॉजिटिव धनात्मक है, धनात्मक आयन वाली वो एनोड, और ऋणात्मक आयन की क्या हो जाएगी भाई? कैथोड। ठीक है। अब हमारे पास जो ये है इसमें आयन का स्थानांतरण होता है। इसमें किसका स्थानांतरण हो रहा है? आयन का। इधर हमारे पास जैसे प्लस वाला आयन है और इधर हमारे पास कौन सा आयन है? माइनस। माइनस ऋणात्मक आयन कैथोड से किधर आ रहे हैं भाई? एनोड की तरफ। और ये हमारे पास पॉजिटिव वाले एनोड से कैथोड की ओर। तो आयन का क्या हो रहा है? संचरण हो रहा है। और जो ये पात्र है, इस पात्र को, ये हमारे पास है जो कांच या चीनी मिट्टी का पात्र कह दो। पात्र किसका होता है भाई? कांच या चीनी मिट्टी। कांच या चीनी मिट्टी का काम में क्यों लिया जाता है? ताकि ये पात्र कोई रासायनिक क्रिया नहीं करे, इसलिए कांच या चीनी मिट्टी का काम लिया जाता है। और ये वोल्टा नामक वैज्ञानिक था, उसी ने इसको खोज किया था पूरा, इसलिए इस पात्र को वोल्टा मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टा मीटर कहते हैं। पात्र का क्या नाम है? वोल्टा मीटर। तो ये एक बेसिक रासायनिक सेल की कंडीशन है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे सेल के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चाह रहे हो? क्यों? कोई बात नहीं, अब अगला जब भी मैं पढ़ूंगा सवाल तेरे से पूछ के फिर लिख लूंगा। पढ़ तो रखा ही है, बैठा रहे अब तू। क्यों है?
लिख लिया भाई। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होता है ना, ये बाई नेचर कैसा होता है? एनटीसी। एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। उसे कहते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक ताप गुणांक। हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक ताप गुणांक, इंग्लिश में कहते हैं एनटीसी यानी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पता नहीं तू मन मन में क्यों बोले? तो सवाल पूछना है तो पूरा पूछ, आराम से, जोर से बोलना पड़ेगा। तू वही वहीं का वहीं गुण 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 करके खत्म हो गया। मेरे पास तो कुछ आया ही नहीं, तुझे सुनाई दिया? तुम्हें दिया तो मेरा तो क्या दोष है? मैं दूर हूं। इलेक्ट्रोलाइट जो लगा हुआ विद्युत का कुचालक है कि सुचालक है? देखो कि हमारे पास ये पूर्णतः चालक के श्रेणी में नहीं रहता है, ये अर्ध चालक के गुण से रहते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा इसकी चालकता बढ़ेगी, उस श्रेणी का होता है। वही एनटीसी होता है। एनटीसी उसी श्रेणी का होता है। लिख लिया भाई। विद्युत अपघटन वह पदार्थ होता है, विद्युत अपघटन तो एक घटना हो गई हमारे पास। किसी पदार्थ में से आयनों के प्रवाह के कारण उसकी संरचना उसकी संरचना में परिवर्तन होने का गुण। किसी पदार्थ में से आयनों के प्रवाह के कारण उसकी संरचना में परिवर्तन होने का गुण, या संरचना में ये जो पदार्थ है छोटे छोटे अवयव में विभक्त हो जाता है। ये आप क्या लिख दोगे? पदार्थ छोटे छोटे अवयव में विभक्त। आप चार्ज करते हो ना बैटरी को, तो आप देखते हैं बुलबुले उड़ते हैं, और यहां पर जो पदार्थ अलग अलग संरचना में रूपांतरित हो रहा है, तभी तो ऊपर की तरफ आ रहा है। घनत्व में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? संरचना में परिवर्तन के कारण, या पदार्थ के छोटे छोटे अवयव में विभक्त होने के कारण। ठीक है। अब हमारे पास एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। बताइए धनायन किसे कहते हैं, ऋणायन किसे कहते हैं?
धनायन उसे कहते हैं जो एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर जो जाते हैं आयन, पॉजिटिव आयन हो गए ना भाई। तो बताओ पॉजिटिव आयन आप देखो उसमें चित्र बनाया था, वो किधर से किधर जा रहे हैं, तो एनोड से कैथोड। ऋणात्मक कहाँ है, कैथोड से एनोड। ऋणायन कहाँ है गया, कैथोड से एनोड। ठीक है, अब हमारे पास आता नेक्स्ट, एनोड किसे कहते हैं, एनोड विद्युत धारा जहां मतलब रासायनिक सेल से विद्युत धारा बाहर निकलती है, क्या होगा भाई, रासायनिक सेल से विद्युत धारा बाहर निकलने वाला टर्मिनल, टर्मिनल कह दो या कह दो छड़ कह दो। कैथोड किसे कहते हैं, जो रासायनिक सेल है, रासायनिक सेल में विद्युत धारा प्रवेश करने वाला टर्मिनल या छड़, ये हमारे पास कहलाएगा कैथोड। तो एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एक है धनायन और दूसरा हमारे पास क्या होता है भाई, तो दूसरा आप कहेंगे हमारे पास होता है ऋणायन। हो गया, ओके। अब हमारे पास टर्मिनल तो दो ही है, एक है एनोड, दूसरा है कैथोड। अब यहां पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की अलग अलग कंडीशन होती है। हम जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिशियन के अंदर डिस्चार्जिंग की कंडीशन पढ़ते हैं, सेल डिस्चार्ज होगा तभी तो काम होगा अपना। सेल डिस्चार्ज होगा तो क्या देगा, वोल्टेज और करंट। हम सेल के चार्ज होने की कंडीशन नहीं देखते हैं। तो डिस्चार्ज के हिसाब से देख लेते हैं कैसे होता है टर्मिनल।
हाँ भाई, एक है एनोड और दूसरा कौन सा है, कैथोड। एक है एनोड और दूसरा क्या है भाई, कैथोड। और हमारे पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कंडीशन को देखा जाए तो एनोड और कैथोड कैसे मामला काम करते हैं। जब चार्जिंग के बारे में बात होती है तो चार्जिंग के केस में एनोड हमारे पास होता है नेगेटिव और कैथोड वाला टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव। और जब डिस्चार्जिंग की बात होती है तो एनोड वाला हमारे पास क्या रहता है भाई, पॉजिटिव, और कैथोड वाला क्या रहता है, नेगेटिव। और हम इलेक्ट्रीशियन में मुख्यतः कौन सा काम करते हैं, डिस्चार्ज। तो ये नोट कर लो, कंडीशन है एक। हम कहते हैं सेल डिस्चार्ज होगा तो ही हमारे करंट प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। हो गया। अब यहां पर फेराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। तो फेराडे के द्वारा विद्युत अपघटन के नियम कौन से हैं वो देखते हैं। फेराडे द्वारा विद्युत अपघटन के नियम। इन्होंने दो नियम दिए थे। हम आराम से दोनों नियम को समझते हैं। नियम अब आप लिखना मत, पहले आप चीजों को समझना, तभी मामला पार पड़ेगा। जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है, इसके अंदर आपने दो छड़ डाल दी, ठीक है। और एग्जाम्पल आपने कोई भी दो छड़ डाल दी होगी, दो छड़ डाल दी, ठीक है। अब आपने जब इसके अंदर दोनों छड़ डाली, एक है एनोड की, एक है कैथोड की, तो दोनों का वजन क्या था, बराबर था। दोनों का भार क्या था, बराबर। फिर रासायनिक पदार्थ के अंदर डाली, रासायनिक क्रिया हुई, फिर आपने थोड़ी समय बाद बाहर निकाला तो एनोड वाली छड़ तो हल्की हो गई, कैथोड वाली छड़ क्या हो गई, भारी। यानी एनोड से पदार्थ हटकर कहां पर लेपित हो गया, कैथोड पर। एनोड से पदार्थ हटकर कहां पर लेप हुआ, कैथोड पर। तो लेप कहां पर हुआ, कैथोड पर। तो बताओ वजन में भारी कौन सी हो जाएगी, कैथोड। और ये जो है हमारे पास द्रव्यमान यहां से यहां गया, इससे हम कहते हैं मुक्त हुए द्रव्यमान की मात्रा। क्योंकि एक तरफ से मुक्त हुई तो दूसरे ऊपर लेपित हुई कि नहीं हुई। तो मुक्त हुआ द्रव्यमान की मात्रा किस पर निर्भर करेगी, मुक्त हुए द्रव्यमान की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करेगी। आप कहोगे धारा का मान क्या है, करंट यदि ज्यादा है तब मुक्त पदार्थ क्या होगा, ज्यादा। करंट कम है तो मुक्त पदार्थ क्या होगा, कम। ज्यादा समय तक रहेगा तो मुक्त क्या होगा, ज्यादा। एक तो हो रहा है भाई 10 सेकंड के लिए, एक हो रहा है 60 सेकंड के लिए, तो समय ज्यादा हुआ तो मुक्त द्रव्यमान की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। और कम समय है तो मात्रा भी क्या होगी, मुक्त कम होगी। सेम केस है जैसे किसी व्यक्ति के करंट आता है,
तो करंट आता है तो क्या होता है, एक तो आपके करंट का मान भी डिपेंड करेगा कि करंट हल्का है कि यहाँ करंट ही ज्यादा एम्पियर का है, फिर एक करंट कितनी देर आया, है कि नहीं। उसी से पता चलेगा इसके अंदर शरीर में आवेश कितने स्थानांतरण हुए। करंट आता है शरीर में आवेश से स्थानांतरण होते हैं, तो उसी प्रकार का मामला है। जितनी ज्यादा हमारे पास विद्युत धारा की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा पदार्थ क्या होगा, मुक्त होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें पहला नियम है, ध्यान से देख लेते हैं। अब ये नियम यह है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में मुक्त हुए द्रव्यमान की मात्रा, ये जो द्रव्यमान मुक्त हो रहा है, मुक्त हुए द्रव्यमान की मात्रा विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती। मुक्त हुए द्रव्यमान क्या होगा, विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती। किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में मुक्त हुए द्रव्यमान की मात्रा, मुक्त हुए द्रव्यमान की मात्रा या मुक्त हुआ द्रव्यमान, मुक्त हुआ द्रव्यमान विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती है। विद्युत धारा की मात्रा समानुपाती होता है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है भाई, एम समानुपाती आई टी। विद्युत धारा की मात्रा क्या होती है, आई गुणा टी। ये कह रहा है कि एम समानुपाती क्या हो गया, आई टी। मुक्त द्रव्यमान की मात्रा क्या होगी, विद्युत धारा के मान के समानुपाती नहीं है, विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती। मात्रा में धारा का मान और समय दोनों आएगा, तो विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती एम समानुपाती आई टी है। और इसको आप सरल करेंगे तो एम बराबर जेड आई टी। एम बराबर क्या हो जाएगा, जेड आई टी। तो एम क्या है, मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, और जेड हमारे पास क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक। जेड होता है रासायनिक तुल्यांक। और आई क्या होता है, धारा का मान। और टी हमारे पास क्या होता है, समय। और आई गुणा टी क्या होता है, क्यू। क्यू यानी कुलाम, कुलाम सॉरी क्यू या आवेश, आवेश की मात्रा क्या होती है, कुलाम में। तो रासायनिक तुल्यांक की मात्रा क्या आएगी, ग्राम प्रति कुलाम। ग्राम प्रति कुलाम। तो रासायनिक तुल्यांक की मात्रा किस में आएगी, ग्राम प्रति कुलाम में, क्योंकि Q बराबर आई टी, आवेश की मात्रा किस में होती है, कुलाम में, तो इसलिए ग्राम प्रति कुलाम आएगी। लिखो, सुपर टेस्ट हो रहा है, इनमें कुछ चेंज करें क्या है, किसका टाइम बढ़ा दूं, नहीं वो तो ठीक है, वो ऐसा कोई खास नहीं है। पेपर की पीडीएफ दे दूं मैं, कैसे कैसे दूं, मैंने समझा नहीं, मतलब पीडीएफ क्यों दूं,
वो तो मैं हाथ में दे देता हूं इधर वालों को, तो बंद कर दिया क्या? अच्छा, तो आप ऑनलाइन टेस्ट देते नहीं हो क्या? इसलिए आपको चाहिए? तो छोड़ो, ये भी कोई कारण नहीं हुआ। नहीं, ये तो तुम्हारे क्या है कि बैठे बैठे आपको आरामदायक की ख्वाहिशें आई। मेरा सवाल तात्पर्य अलग था, ये तो तुम अपने हिसाब से चाह रहे हो। हैं? चेंज कर देते हैं, क्या चेंज करें? हैं? 100 क्वेश्चन का कर दें तो उसमें क्या चेंज होगा? साइंस हट जाएगी? नहीं मतलब आप क्या चाहते हैं, मतलब फाइनली जैसे मान लो आप बता दें, आप डेली टेस्ट देते हैं? आप डेली टेस्ट देते कौन है वो बताओ ना आप। हाँ, तो इनसे तो पूछूंगा, बाकी तो ठीक है ना, जो चले वो देख लेना भाई, बाकी क्या है। आप क्या चाहते हैं? है? ठीक है, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? और पीछे वाले और जो टेस्ट दे रहे हैं? हाँ, क्या चाहते हो? क्या बदलाव करें टेस्ट में? सीबीटी 2 का तो हम पूरा टेस्ट अलग करवाएंगे, वो छोड़ो। है? वन वाले में क्या करें? रात को नींद ली तूने? कितने घंटे सोया? बढ़िया नींद लिया करो। बाकी सवाल सवाल मुझे समझ में आते हैं। तू तेरी बीच में ना पंचायत ही घुसेड़ दी। तुझे जो सुना वही बोलना था। मैंने पूछा क्या बोला, तो उसने कहा, तो उसने बोला वो तो एक लाइन बोली, उसके बाद में खुद की घुसेड़ी। हाँ, वो गड़बड़ है, वो गलत बात है ना। वो मैं पूछ रहा हूं ना, मैंने जो सोचा वो ये सोचा है कि मैं आपके इसमें स्पेशल टेस्ट है जो बीच में स्पेशल टेस्ट करूं मैथ और साइंस की, और सैटरडे और संडे फुल टेस्ट करूं। बाकी टाइम है मैथ और साइंस के स्पेशल टेस्ट करूं, उसमें टॉपिक के नाम पहले दे दूं मैथ और साइंस के। अरे कहना कोई किसी ने कहा ही नहीं, मैंने पूछा, सबसे पूछा, आज सबके सामने पूछा। वो हकीकत ऐसा नहीं, उसमें टॉपिक में ऐसा है कि मैं आपको उसमें ये बताऊंगा कि भाई बायोलॉजी के ये और ये चैप्टर आ जाएंगे, फिजिक्स के ये चैप्टर है, ऐसे मान लो टॉपिक का नाम दे दिया। तो हर दिन मैं कोशिश करूंगा कि साइंस के 3-4 टॉपिक का नाम दूं और मैथ के भी 3-4 टॉपिक के नाम दूं। तो इसमें क्या है कि मैथ और साइंस के अड़ंगा है सबसे ज्यादा। और सैटरडे और संडे को, या फ्राइडे और सैटरडे, संडे तो कुछ किसको बुलाएं सॉल्यूशन करने के लिए, सब घर पे बैठे रहते हैं। फ्राइडे और सैटरडे वो करा देते हैं फुल टेस्ट, 4 दिन करा देते हैं टॉपिक टेस्ट। इससे मेरे हिसाब से आपका टॉपिक थोड़ा क्लियर ही होगा, ठीक ही होगा। केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ऐसा नहीं होता मेरे से। मैं बायोलॉजी दे रहा हूं तो बायोलॉजी दूंगा, केमिस्ट्री दे रहा हूं तो केमिस्ट्री दूंगा, फिजिक्स दे रहा हूं तो फिजिक्स दूंगा। ऐसा नहीं होता एक एक ऐसे ऐसे उठा ही नहीं जाता है। एक केमिस्ट्री उठा, एक बायोलॉजी उठा, मैं पागल नहीं होते पढ़ने वाला आदमी, किधर से क्या पढ़े यार। जब फिजिक्स पढ़े तो फिजिक्स के 3 चैप्टर पढ़े ना पहले, है कि नहीं है? तो मैंने ये सोचा है ठीक रहेगा। पेपर किसी को नहीं देंगे, पेपर ऑनलाइन दो, सिंसियरिटी बहुत काम आएगी। और पेपर देना भी नहीं है कभी भी। सिंसियरिटी इसलिए काम आएगी, जो टेस्ट देगा उसका तो पेपर खुलेगा बाद में, जिसने क्लिक नहीं किया वो क्लिक नहीं रहेगा। ये इतनी पंक्चुअलिटी आपको दे रहा हो, जिसके वो तड़प होगी ना टेस्ट देने की, वही टेस्ट दे पाएगा। और वो तड़प चाहिए होती है किसी भी एग्जाम क्रैक करने। नहीं तो क्या होता है, पेपर तो पढ़ा है बाद में दे देंगे, वो बाद आता नहीं कभी। हमसे ऑनलाइन कोर्स खरीदते बहुत लोग हैं लेकिन पढ़ते बहुत कम है।
पंक्चुअलिटी लोग करेंगे हैं? कुछ यूपीएससी की कोचिंग कराने वालों ने तो लो कंडीशन उसमें डाल दी कि आज जो क्लास हुई आपके ऑफलाइन वाले बच्चों को देते हैं ना, वो 48 घंटे के लिए रहती है। 48 घंटे के बाद में क्लास डिलीट हो जाएगी। तू आया है तो क्लास पढ़ लिया, नहीं आया तो ऑनलाइन भी हमने दे दी, पढ़ लेना, लेकिन कितने टाइम के लिए रहेगी? 48 घंटे। 48 घंटा हुआ डिलीट, 2 दिन के लिए। आज टाइम नहीं मिला कल पढ़ ले, कल ही नहीं मिला तो फिर टाल करो, कैंसिल करो। ये होता है कि बाध्यता कि तुम पढ़ो ताकि टाइम पे पढ़ो। तुम ऐसे डर रहना चाहिए तो क्लास उड़ जाएगी। मैंने पढ़ा है नहीं, नोट्स लिखा नहीं, क्लास भी चली जाएगी, तो वो आदमी का डर रहता है, तो वो डर के कारण क्लास लेगा। वो 48 घंटा देते हैं। तो वो मुझे किसी ने बताया था, एक मेरा मित्र ही है जो है, तुमने सुना है, मेरा मित्र है जो यूपीएससी की तैयारी जो करा था उस संस्थान में काम करता है दिल्ली में। उसने बताया कि आजकल ऐसा सेगमेंट चल रहा है। तो मैंने कहा ये सेगमेंट ठीक है, ये मैं भी इंप्लीमेंट करूंगा कभी ना कभी, ये अच्छा है। इसमें क्या है, वो ये कहते हैं कि इसका पूरा फोकस होता है क्लास देना नहीं देना का मामला ही नहीं, मामला है बाध्यता करो कि तुम पढ़ो। बाद के चक्कर में पढ़ाई नहीं होती। तो ये मामला तो अपन टेस्ट का करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट सुधार लेंगे, एक साइंस और मैथ है। रेलवे स्पेशल टेस्ट होंगे, 2-2 टॉपिक दे देंगे, 3-3 टॉपिक दे देंगे, वैसे देंगे, ठीक है ना? है टेक्नीशियन एएलपी सेम ही। आपका कहना है मतलब सवाल की संख्या जोड़ दूं, बढ़ा दूं? हाँ, मैं 100 कर दूंगा सवाल फ्राइडे और सैटरडे में ना, 100 कर दूंगा मैं। एक जनरल फॉर्मेट तय कर दूंगा। आप किसी भी कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो सबके लिए काम आ जाती है, जनरल फॉर्मेट तय कर देंगे, ठीक है ना? तो चलो 100 कर देंगे, कुछ बढ़ा देंगे, फिर ठीक रह जाएगा। मुझे लगा था कि इसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, कर ही देते हैं, 2-3 दिन से लागू कर देते हैं। अभी जितने टेस्ट बने हुए वो तो लेने दो, बाकी के आज मैं बोलूंगा तो 2-3 दिन में नए टेस्ट बन के आने लगेंगे। क्योंकि उसमें क्या है कि सबको टारगेट मिल जाएगा कि आज मुझे नंबर सिस्टम पढ़ना है, सरलीकरण पढ़ना है, वर्गमूल पढ़ना है, और आज मुझे फिजिक्स में ये और ये चैप्टर पढ़ना है। टारगेट मिल गया, और टारगेट से मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपका पढ़ाई करने का वापस मन कर जाएगा। नहीं तो तुम क्या है कि वो चले गए कोमा में, ऐसे चला जाता ना, आदमी चला जाता है कि भाई क्या पढ़े, वही पढ़ रहे हैं, कुछ पता चल नहीं रहा है, ऐसा होता है ना। तो क्या वापस बदलाव चाहिए होता है। हाँ भाई, देखो ध्यान से इन चीज को समझना। हमारे पास दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह कहता है कि आपके पास एक रासायनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक तुल्यांक क्या है? Z1। दूसरे का रासायनिक तुल्यांक क्या है? Z2। तीसरे का रासायनिक तुल्यांक क्या है? Z3। जैसे मान लो आपने कोई खांड से अयस्क मिला। अब अयस्क में तो क्या होता है? चांदी भी हो सकती है, अंदर तांबा भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, एल्यूमिनियम, सारे पदार्थ होते हैं मिक्स। उनको आपको निष्कर्षित करके ही तो बाहर निकालना पड़ता है। तो जो यदि मैंने चांदी को बाहर निकालना है तो रासायनिक तुल्यांक किसका मिलूंगा? चांदी का। तांबा निकालना तो किसका मिलूंगा? तांबे का। और एल्यूमिनियम निकालना रासायनिक तुल्यांक किसका होगा? एल्यूमिनियम का। यदि मेरे पास रासायनिक तुल्यांक अलग अलग है और बराबर टाइम में बराबर धारा के साथ यदि मैं डिस्कशन कर दूं, मतलब इसको निष्कर्षित करूं, तो बताओ कि हमारे पास रासायनिक तुल्यांक के अनुसार भी द्रव्यमान की मात्रा अलग अलग होगी कि नहीं होगी? जैसे
एम बराबर ये कह रहा है कि जेड आई टी, होता है कि नहीं होता है? ये कह रहा है कि सभी में आई और टी का मान क्या हो, तीनों में एक समान। बताओ कि एम का मान किसके समानुपाती होगा? बस ये कह रहा है। यदि विभिन्न पदार्थों के यानी विभिन्न पात्रों में हमारे पास धारा का मान और समय एक समान हो तो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी कि नहीं होगी? आई और टी सब में, जैसे मान लो मैंने 1 घंटे के लिए 2 एम्पियर धारा इन तीनों में दी, ठीक है। यदि सभी में रासायनिक तुल्यांक सेम डालूंगा तो मुक्त पदार्थ के द्रव्यमान भी क्या होगा? सेम। लेकिन रासायनिक तुल्यांक अलग डालूंगा तो मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान भी क्या होगा? अलग अलग। किस पर डिपेंड करेगा? रासायनिक तुल्यांक पर। यह कह रहा है समान समय के लिए समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान की मात्रा, समान समय के लिए समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान की मात्रा रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। यानी कि M1 समानुपाती Z1, M2 समानुपाती Z2 और M3 समानुपाती Z3। कुल मिला के ये हो जाता है M1 बटा Z1 बराबर M2 बटा Z2 बराबर M3 बटा Z3। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? देख लो, यदि समान समय के लिए समान धारा का मान यदि हम अलग अलग रासायनिक तुल्यांक में प्रवाहित की जाए तो मुक्त पदार्थ के द्रव्यमान की मात्रा किसके समानुपाती होगी? रासायनिक तुल्यांक है। भाई रासायनिक तुल्यांक भिन्न भिन्न है तो द्रव्यमान का जो मुक्त होगा उसकी मात्रा भी क्या होगी? भिन्न भिन्न। क्योंकि हर एक रासायनिक तुल्यांक का मान समान थोड़ी होता है, सबके रासायनिक तुल्यांक का मान अलग अलग है, तो मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान भी क्या होगा? अलग अलग। करो नोट। बताओ क्या कुछ कहना चाह रहे हो? बाकी के टेस्ट क्यों नहीं देते हैं? ऐसे ही नहीं देते हैं कि टाइम नहीं मिलता होगा? टाइम नहीं मिलता है, ये इसका बात है। नहीं आपका आपका आप ही ने तो कहा हाँ। टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। किसको टाइम नहीं मिलता फिर? आपको नहीं मिलता। इधर आ गया मेरे पास। अरे आगे तो आना पड़ेगा ना भाई, टाइम निकालना पड़ेगा। इतना भी तो मिलेगा, इतना तो मिल रहा है।
आजा फिर, आजा 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 आजा। ना ना खड़ा हो भाई, मुझे एक्चुअल कारण पूरा जानना होता है कि वास्तव में नहीं मिल रहा है कि फर्जी तरीके से नहीं मिल रहा है, हैं? फोन दो, आपका कहाँ है? फोन भेजो भाई इसका आगे। फोन से तो पता चलता है ना भाई, टाइम मिलता है नहीं मिलता है। ऐसे क्या करो, बिना फोन मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ। तू तो लो खोल, बस इधर दे दो। है व्हाट्सएप चेक करूं? नहीं नहीं, हम किसी की प्राइवेसी भंग नहीं करेंगे। देख तो इसने, कहाँ के हो तुम? हैं? करो लिसो। एक बात बताओ, तुम्हारे क्लॉक में ऐसा क्या है जो तुम 2 घंटा तक डेली तुम क्लॉक देख लेते हो? एक क्लॉक सेक्शन है, तो क्या आपके अलार्म बोलती रहती है, आप सोते रहते हैं, ऐसा मामला है क्या? 2 2 घंटे तक अलार्म बोलती रहती है? नहीं नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा क्लॉक का। वो एक बार बीच में कैलकुलेट रहा था ना वैसा। भाई चेक कर देते हैं। नहीं है तो अलार्म, ये तो इतनी 2 घंटा अलार्म बोलती रहती है, तू सोता रहता है? नहीं, ये रेगुलर रूप से है एक। दूसरा, तू डेली ट्विटर पे क्या करता है? तूने इंस्टाग्राम तेरे नहीं है, अच्छी बात है। फेसबुक तो नहीं चलाता, ये भी अच्छी बात है। ये ट्विटर पे क्या करता है? नहीं, डेली 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा निकाल रहा है ना, 2.5 घंटा भी निकाल रहा है। फिर तू दैनिक भास्कर ऐप का बहुत दीवाना है। और इस पूरे प्रक्रम में तो दिन में 4 से 5 घंटा ये मोबाइल चलाता है। उसमें पड़े बड़े तो बिल्कुल है नहीं कहीं भी, पड़े थोड़े ना है। वो तो कभी कभार आया 46 मिनट का यूट्यूब, कभी कभार। बाकी तो रात को तो तूने मूवी देखी थी हॉट स्टार पे। कौन सी देखी? पता नहीं कौन सी देखी। तो टाइम तेरे कहां नहीं मिल रहा फिर? खाना वाना बना दिया तुम, खाना खा लिया, फिर सो गया। अलार्म तेरे 2 घंटे क्यों बोलता है? किसी के ही मोबाइल में अलार्म 5 मिनट से ज्यादा नहीं चला होगा।
तेरे अलार्म दिन में 2-2 घंटा चलता है। अच्छा एक बार नहीं चला, अगले दिन 1.5 घंटा और चला, फिर अगले दिन और चला। यदि तू साइलेंट रखता है मोबाइल तो फिर अलार्म क्यों लगाता है? हैं? अलार्म 4 बजे का होता है सुबह, उठता कितने बजे? रूम में अकेले रहता है? रूम में अकेले रहता तू है और कोई नहीं रहे, तो 4 बजे अलार्म क्यों लगाता है? तो कभी उठा फिर 4 बजे? 1-2 दिन उठा। देख तूने जिस प्रकार से सोशल मीडिया को बाकी को इंस्टॉल किया, इस ट्विटर को भी कर दे, ठीक रहेगा। बाकी तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्विटर को आप कर दो अनइंस्टॉल। इतना ज्यादा 2-2 घंटा 2.5-2.5 घंटा ठीक नहीं है। टाइम तेरा मिल ही रहा है, यही मिल रहा है? ट्विटर पैसे दे रहे हैं? तेरे अकाउंट है ट्विटर पे, मतलब वैसे पैसे आ रहे हैं क्या तेरे ट्विटर से? तेरा आता है? तेरे कितने है वो फॉलोअर? $8,000 है। कितना कितना पैसा आता है उसमें? 14 दिन के 6,500 है। तो उसको 14 दिन डेली उसको ट्वीट करना पड़ता है, ट्वीट करना, कमेंट करना। अच्छा ये ना, ये एलन मस्क का ही मामला है। तभी मैं सोच रहा हूँ ट्विटर पे इतने विवादित पोस्ट क्यों आते हैं, कंट्रोवर्सी वाले। कंट्रोवर्सी वाले से रीच बढ़ती है, रीच बढ़ती है तो पैसे ज्यादा आते हैं, पे आउट ज्यादा होता है। ये पे आउट का ही लफड़ा है। कमेंट आते हैं, कमेंटों में ऐड आते हैं, तो इसलिए वो क्या है कि कोई कंट्रोवर्सी करके छेड़ देता है। क्या ही मामला है। अच्छा पैसा क्या दे रहा है? तू सुबह शाम 1-1.5 घंटा चला लिया, ठीक है, तो ये तेरे दोस्त का अकाउंट है, तेरे पास है, तो दोस्त को पैसा आ रहा है कि तेरा आ रहा है? तेरे खाते में पैसा आ रहा है, अकाउंट तेरा लगा है, तेरे खाते में आ रहे हैं 6,500। 14 दिन के आ रहे हैं, तो आपको 2 से गुणा कर देते 13,000 आता है, ठीक है। डेली तू 2 घंटा चलाता होगा, 1-8 घंटा तू बाकी देखता होगा मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। अब मान ले तेरे परीक्षा में नंबर 2 कम पड़ गए, फिर क्या करेगा 13,000 का? मेरा सिंपल सवाल है, तू मुझे समझा दे, तू गणना मुझे समझा दे। तुम है ना, देखो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूं, यदि आपको जिसके कारण इस 2 घंटे के कारण यदि परीक्षा में 1 या 2 नंबर कम पड़ गए, फिर तेरा 13,000 का क्या बटेगा? सिंपल सोच। तुम क्या है, ऐसा है भाई, 2-3 अलग अलग चीजें हैं। आप क्या है कि ये जो शॉर्ट टर्म के लालच में फंस जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप 6,500 में खुश हो तो बताओ भगवान तुम्हें 50,000 सैलरी क्यों दे? जब तुम 6,500 में खुश हो, आपको ऊपर वाला तभी तो देगा ना जब आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे। जब आप 6,500 में राजी हो गए हो, तो कोई तुम्हें ज्यादा क्यों दे? आप खुद सोचो कभी। और ये शॉर्ट टर्म में है ना, अच्छा लगता है 5,000 आ रहे हैं, 6,000 आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि बर्बाद होता है टाइम, और आपके कीमत है समय की, बाकी कोई चीज की कीमत है नहीं। ये आपको पता चलेगा तब तक टाइम निकल जाएगा। कोई लेना देना नहीं है इन शॉर्ट पैसों का। आपको ये छोटे लोभ त्यागने पड़ेंगे ताकि आपकी नौकरी लगे, परमानेंट लोभ आए। इसके लिए बाकी के रास्ते में तो अवरोध हटाने पड़ेंगे ना, तो ऐसा नहीं करें। आपको टेक्निक पता है ना कि भाई क्या करना पड़ता है, कमेंट ट्वीट कैसे करना पड़ता है, पता है ना, तो एक बार पढ़ लो, नौकरी लग लो, उसके बाद तुम एक्स्ट्रा इनकम कर लेना। ये तुम्हारे लिए बाद के लिए है।
तू 2 क्यों 4 घंटे देना, तू इंस्टाग्राम पे रील बनाना, तू सब करना, लेकिन अभी क्यों कर रहा है? मुझे ऐसे किसी ने बताया भी था कि ये जो विवादित पोस्ट है आजकल ट्विटर पे ज्यादा आ रही है ना, उसका कारण यही है, पे आउट। आप जब तक विवादित पोस्ट नहीं करोगे तो कोई आपके ऊपर आके कमेंट नहीं करेगा। वो कह रहे कमेंट करो चाहे तो मुझे गालियां दो। अब बहुत सारे चैनल हैं जिन पर लोग गालियां देते हैं, फिर भी वो दूसरे दिन वैसा वैसा और कमेंट करेगा कि तुम दो हैं। 5 मिनट ब्लॉक हो जाती है, लोगों की तो गालियां आई हुई पड़ी रहती है। नहीं नहीं, वो इनडायरेक्ट गालियां देते हैं, स्टार स्टार लगा के बीच में देते ना, तो उसमें फिर वो ब्लॉक नहीं होती है। देते हैं भाई, बहुत जनों के उन्होंने चैनल बनाए ऐसे रखे हैं। नहीं नहीं, ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे चैनल जानता हूं जो यहाँ के राजस्थान के भी हैं, और आजकल तो सबसे ज्यादा जो गालियां पड़ती है वो पत्रकारों को। पता नहीं पत्रकारों को क्या उड़ता है, उनको भी क्या है, वो भी दूसरे दिन फिर ऐसे और एक कमेंट करेंगे, बताओ आपको क्या लग रहा है। फिर लोग कहेंगे मुझे ये लग रहा है, फिर दूसरे दिन आके और कुछ नहीं है। और सबसे ज्यादा जो गालियां पड़ती है वो पत्रकारों को पड़ती है, उतने ज्यादा और किसी को पड़ती नहीं है। या फिर जो अनऑफिशियल पार्टी प्रवक्ता बने हुए हैं राजनीतिक, क्योंकि मुझे लगा सबसे ज्यादा इसमें राजनीति की चीजें ज्यादा चल रही है, पॉलिटी चीजें ज्यादा चल रही है। फिर इनडायरेक्ट जो वो जो बिना वेद प्रवक्ता बने हुए घूम रहे ना, फिर वो इसलिए जानबूझ के ऐसी पोस्ट करते हैं, उनके पे आउट आता है। ये अच्छी बात नहीं है। डेली कितना घंटा पढ़ना चाहिए? देखो भाई, ऐसा है कि जितना तू पढ़ सकता है उतना पढ़ लेना चाहिए। मेरे हिसाब से 8 घंटा सोना और 2-3 घंटे बाकी रूटीन काम करने के लिए, तेरे पास और कोई काम है नहीं तो बाकी पढ़ ही ले। फिर 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। मैं सोने के बहुत अच्छे पक्ष में हूं, लेकिन 7 से 8 घंटे ही। 7 घंटे से कम वाले पक्ष में मैं हूं नहीं, 8 घंटे से ज्यादा के पक्ष में भी मैं हूं नहीं। यहां तक सब उचित है, इसके बाद वाला एक्सेस भी खराब है। कम सोना बहुत खराब चीज है। जीवन में एक पढ़ा हुआ था, जब नींद के लिए तरस जाना पड़ता, नींद आ नहीं रही है नींद आ जाती है, आ जाती है। मोबाइल को पढ़ते समय शाम को मोबाइल को 2-3 घंटे पहले दूर रखो, बहुत जल्दी नींद आती है। तो मोबाइल हाथ में मत रखो, हैं? देखो, आवाज नहीं भाई। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है भाई? जेड। जेड बराबर क्या हो जाएगा? M/IT। मात्रक क्या आ जाएगा? ग्राम प्रति कूलाम, ग्राम प्रति कूलाम आ जाएगा। अब पूछे इसमें, बताइए चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना है? तो ये होता है 0.001118 ग्राम प्रति कूलाम। पूछे तांबा का कितना होता है? तो तांबा का होता है 0.000329 ग्राम प्रति कूलाम होता है, जिसे लगभग हम लिखते हैं 0.00033 ग्राम प्रति कूलाम। सल्फर का कितना होता है ये तुम खुद ज्ञात करना, ये होमवर्क हो गया। कईयों को इंस्टाग्राम से पेमेंट आता है, कईयों को ट्विटर से आता है। इंस्टाग्राम से आता है ना, कईयों का आता होंगे। कई बच्चे हैं, अरे कई कई कलाकार बहुत हैं इंस्टाग्राम, मुझे बहुत मिले कलाकार,
वो क्या करते हैं कि इधर जिन्होंने जो वीडियो डाला है वो डाउनलोड करके इधर डाल देंगे। कौन? क्या समझा नहीं? माधोपुर डिस्ट्रिक्ट? क्या ये हो क्या रहा है? ट्रेंडिंग हो रही है ट्रांजैक्शन? इसमें बिल्कुल मत फंसना भाई। भाई देखो कि ऐसा है कि सबका अलग अलग तजुर्बा होगा इस मामले में। ऐसा है कि ये मामले जो कमाते अमाते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कमाते हैं, ये रियल बात होती है। मैं जोधपुर में हूँ, जोधपुर में इस प्रकार की घटना सबसे ज्यादा हुई है। आप आपको अखबार में भी जोधपुर में ज्यादा मिलेगी। जोधपुर में बहुत चीजों की है ना ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। पहले पेटीएम है ना एक जगह पर पेटीएम का जोधपुर में बिजनेस अकाउंट बनाना बंद कर दिया था। ओक्टा एपेक्स का कोई लफड़ा था। जो लू पॉइंट मिलते हैं उनसे पता नहीं किस प्रकार से चीजें लोग पैसे कमाते थे, पता नहीं रिवर्स मारते थे, रिटर्न मारते थे, क्या मारते थे, वैसे कुछ वर्ड यूज करते हैं। तो उनमें एक मेरी लाइब्रेरी है और मेरी लाइब्रेरी जो चलाता था वहां पर, तो वो इस मामले में फंस गया। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार मुझे पता चला, मैंने कहा तू इस मामले में मत फंस और इसमें कोई सार है नहीं, तू डूब जाएगा। उसने कहा क्या सर करते हो, मेरा है ना वो दोस्त है वो 1 करोड़ रुपए कमा लिया, ये है वो 70 लाख रुपए कमाए। मैंने कहा भाई भले ही करोड़ कमाओ, भले ही 70 लाख कमाओ, लेकिन पैसा लगेगा तो घर से लगेगा और तुम एक बिंदु पर आके ऐसे फंसोगे कि तुम बहुत दुख पाओगे, फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जब देखो कि हाथ में लक्ष्मी आती है तो कोई किसी की क्यों सुनता है, तो वो सुनते हैं नहीं। तो उन्होंने मेरी कोई बात सुनी नहीं थी। थोड़े दिन के बाद में वो थोड़ा सा और ज्यादा उसमें लिप्त हो गया, तो मैंने मेरी लाइब्रेरी से निकाल दिया। मैंने कहा तू अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जाता गेट खोलता फिर गायब हो जाता, आता फिर फोन करते तो आता फिर वापस गायब हो जाता। मैंने कहा तेरे ऊपर ध्यान रखने के लिए एक आदमी और रखना पड़ रहा है, इससे अच्छा मैं उसी को रोक दूं डायरेक्ट ही। तो मैंने उसको फ्री कर दिया। फिर उसके 2 महीने के बाद में वो उसके पैसे फंस गए पूरे, और अब वो गांव में घर में बैठा है। और गांव गया था ना जोधपुर से, तो 5.5 लाख का कर्ज लेके गया है। और अब घर वालों को लोग फोन कर रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं लाटो ओण दो के दे वहां, क्या करेंगे अब भाई, अब बारिश हुई पैसे आएंगे, फसल बेचेंगे तो देंगे। ये मामला है और ये मेरे देखे देखे मामले हैं। एक हमारे जयपुर सेंटर में है, वो भी ऐसे पैसे कमाने गया था, बहुत जल्दी वापस आया। मैं सारी कहानी क्या बताऊं, वो पैसे मैंने कहा मत जा। उसने कहा सर डेली का 10,000 कमा रहा हूं, महीने का 3 लाख। मैंने कहा इतना तो मैं ही नहीं दूंगा, तू जा। वो बहुत जल्दी वापस आया है। सीकर में एवरग्रीन कंपनी वाला, अब देखो कि एवरग्रीन कंपनी वाला वो था ना, वो कंपनी वाला एक अलग मामला है। वो क्या है कि आप जैसों को टारगेट नहीं है, वो टारगेट करते हैं हम जैसे लोगों को। जो एवरग्रीन कंपनी वाले वो है ना 1 लाख 2 लाख का डबल नहीं कर रहे हैं, वो करोड़ वालों के करते हैं। वो करते हैं ना, जैसे एवरग्रीन में जिन लोगों को पैसे पैसे 50 लाख करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ वो घटना थी, किसी के 1 लाख 2 लाख वाला थोड़ी था, कोई नहीं था। अब ये कंपनियां जयपुर में बहुत ऑपरेट होती है। हमारे उधर के हमारे रिश्तेदार हमारे खास कईयों के पैसे इस प्रकार की कंपनी में लगे हैं, और मेरे नहीं लगे हैं, मेरे घर में भी लगे हैं। और मैं उनको मना करता हूं तुम्हारे सबके डूबेंगे। वो कहते हैं कि कुछ नहीं डूबेगा, इतना रिटर्न आ रहा तुम लगा ले। और उनके 1.5-2 साल से आ रहा है, उनके पैसे डबल हो गए। उन्होंने कईयों ने तो अपनी मूल राशि वापस निकाल ली, कमाई कमाई बची हुई है। मैंने कहा कुछ भी हो तुम्हारे पैसे डूबेंगे। और तुम है ना, उनका लोभ छूटता नहीं ना। 5 लाख लगाया, ये है ना 1.5 साल में डबल हुआ। तो उसने क्या कि उसने कहा यार 5 लाख निकाल लूंगा तो फिर वापस 5 लाख का डबल होगा, नहीं तो 10 लाख का डबल हो रहा है। फिर ये 10 लाख तो है ही, मैं 5 लाख और लेके आता हूं, मिले 15 हुए। ऐसे कर रहे हैं। मेरे तो खुद में है परिवार में, मान नहीं रहे मेरी बात। मैं आपको दूसरों किसका बताऊं।
वो 15 लाख, अब 15 लाख, उन्होंने कहा 15 लाख है, एक साल में 15 लाख हो जाएंगे, 30 लाख, नहीं तो 10 लाख ही पड़े रहेंगे। तो वो एक नई स्कीम लगा रहे हैं। अब मैंने कहा ये ऐसा लोभ है जिसमें लोग हमेशा पैसा ज्यादा लगाएंगे, और इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा तो और ज्यादा लोग पैसे लगाएंगे। एक पॉइंट आएगा जिस बंदे ने वैल्यू फिक्स कर रखी होगी कि मेरे 2,000 करोड़ रुपए मेरे हाथ में आए, मैं गायब, उन्होंने वैल्यू थ्रेशोल्ड फिक्स कर रखा है, तो उस हिसाब से वो नेटवर्क है उनका, वो गायब। मैंने कहा फिर आपको किसी को सांत्वना देने वाला तो कोई होना चाहिए, वो मैं रहूंगा। क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा वो आते हैं कि तुम लगाओ पैसे, क्योंकि तुम लगाओगे थोड़े ज्यादा लगाओगे। मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगा। तो मेरे घर में से लगवा लिए, मेरी रिश्तेदारी में लगे हुए, मेरे ही नहीं लगे हुए, बाकी सबके लगे हुए। तो मैं ऐसा है, और मेरे कहने पर मानते नहीं है। अब की बार किसी ने सुना है तो अब वो क्या है कि अपने आधे पैसे तो निकलवाए, और आधे पैसे उन्होंने, मैंने कहा भाई मंथली तुम उठाते रहो, तुम्हारे फंसेंगे तो सही है, तो कंफर्म है, मानते तो नहीं लेकिन मंथली उठा लो, तुम ये हमेशा डबल के चक्कर में मत रहो। अब वो क्या है कि बात क्यों सुने, वो कैसे, देखो कुछ नहीं करना पड़ता है, महीने का आ रहे हैं 50,000 रुपए, वो तो मेरी बात क्यों सुनेंगे। वो कह रहा तेरे तो जरूरत नहीं, तो वैसे ही कमाता है। सुनते नहीं ना, समझो किसी को क्या होगा, अब वो मामला है। लेकिन ऐसा है, ऐसा और कंपनियां सारी जयपुर की हैं, कंपनियां जयपुर की है, सबको पता है कंपनियों का ऑफिस होता दुबई में। इधर तो लीगल नहीं रहता, दुबई में रखते हैं ऑफिस। जब उनको शिफ्ट होना होता है तो वो बंदा खुद ही दुबई रहने लग जाता, पहले ही अपनी व्यवस्था कर लेता है। तो इस प्रकार की चीजें काफी खराब है। अब कोई नहीं मानने, तो मैंने कहा ये बात मानेंगे नहीं, इसमें बात मानते नहीं लोग, कहो किसी को है। अभी एक और चल रहा है, मैं गया था अभी जोधपुर, एक और चल रहा है, उसमें 2 गर्ल्स आई थी। उन्होंने कहा था हम कोई एक एनजीओ बताई, इस एनजीओ है, ये वर्ल्ड वाइड एनजीओ है, इसमें बच्चों को ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, और इसमें है ना ये मामला है, हम इसके पास गए, इस कंपनी वाले के पास गए, इसके पास गए, उन्होंने ये दिया, उन्होंने ये दिया, उन्होंने ये दिया, सब ने 12,000 का, किसी का 20,000 का, किसी का 25,000 का चेक बताया 3 दिन पहले ही। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने काफी बात सुनी, मैंने कहा मैंने गूगल में सर्च किया तो मुझे वो एनजीओ मिल गया, क्योंकि वो ओरिजिनल के कॉपी भी बनाएंगे वो एकदम, आप कुछ भी सर्च करो ओरिजिनल मिल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं है। एनजीओ था कहाँ, एनजीओ है जयपुर में, एक कोई पीतल फैक्ट्री है शास्त्र नगर की तरफ, उधर पीछे बताया मुझे। मैंने कहा फिर कोई टेंशन नहीं, मैं जयपुर में हूँ, मैं जाके देखूंगा, पहले मैं उधर जाके पैसे दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो कहा कि नहीं सर आप अभी है ना चेक दे दीजिए। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, आप दो आपके कॉन्टेक्ट नंबर। तो मैं उधर बिना भाई बिना देखे किसको दूं, अब ये इसमें फ्रॉड चल रहा है। तो उन्होंने कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया, उन्होंने कहा सर हम कल वापस आते हैं। ऐसे होते हैं। अब अभी क्या है कि फर्जीवाड़ा चल रहा है चरम सीमा पर, हर चीज में आपको ध्यान रखना। आपको तो लगेगा कि आपने ना डोनेट किया है, चंदा दिया है, पता चलेगा चंदा कोई फर्जीवाड़ा में गया है, ऐसा जा रहा है। इसमें भी सावधानी रखनी पड़ती है। बहुत हैं लोग, बहुत कमाए, लोग ने राम मंदिर के नाम पे बहुत पर्चियां काटी, और राम मंदिर वालों को पता ही नहीं चला इधर हमारी पर्चियां भी कटी। मैं तो कह रहा हूं ना, ये बहुत मामला खतरनाक है भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट सवाल लो। एक मिनट भाई, चांदी का, एक मिनट, सवाल ही भूल गया मैं। पांच एम्पियर की धारा आधे मिनट तक प्रवाहित हो
मुक्त हुए तांबे का द्रव्यमान ज्ञात करो। और इन्होंने तांबा का रासायनिक तुल्यांक क्या दे दिया भाई? 0.00033 ग्राम प्रति कूलम। ये सवाल है। तो ये थोड़ा सा आजकल सभी ने अलग अलग वीडियो बना के भी चेताया है कि थोड़ा सा सुधर जाओ। टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं, और उनमें से तो अच्छी बात है आप बहुत जन टेलीग्राम पे हो नहीं, तो आप वैसे भी वंचित रह गए, ठीक रह गए। और बाकी जिस चीज़ें भी ये चल रही है, ऑनलाइन हो चाहे ऐसे हो, इनमें बहुत कुछ गड़बड़ मामला रहता है। एक और आया, मैं बताऊं आपको, एक है ना, आप जिस आवाज में बात कर रहे हैं ना, उसी आवाज को एआई के साथ डिकोड कर लेंगे। फिर मैं बोलूंगा ना तो उनके आगे आवाज आएगी आप वाली, फिर मैं कहूंगा मैं वो बोल रहा हूं और उनको पैसे भेजने हैं, ऐसे ऐसे करना है। हाँ वो करा दी ना, और वो उनको लगा भी होगा कि बेटा ही है। फिर वो उसमें समझदारी केवल यही है कि वो बेटे के फोन नंबर पे फोन करे। हाँ समझ गया, समझ गया। ये भी मेरे सामने हुआ है। ये भी, ये क्या है कि आजकल है ना फ्रॉड चरम सीमा पर है। मैं तो कह रहा हूं नहीं, आप बाहर निकलते हैं कि मोड़ पर भिखारी को आप यदि 10 रुपए देते हैं ना, तो ये भी कोई उल्टे सीधे काम में भी जा सकते हैं, कैसे ही भी जा सकते हैं, ये भी गारंटी नहीं है। आपको लगेगा आप पुण्य कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो पुण्य हो। इसमें भी गैंग होती है। बहुत बार तो अखबार में आई है ना, इन भिखारियों की तो अलग से वो गैंग बनाते हैं, ड्रग्स देते हैं उनको और काम करवाते हैं, बहुत सारे पैसा कमाते हैं। ये भी बहुत बड़ी गैंग चलती है। इनमें भी कुछ तो जेन्युइन है, लेकिन बहुत सारी गैंग भी है। हाँ देख लो, देख लो। यही यही मामला, क्या कर सकते हैं? हैं? टीम बना लेते हैं बड़ी सारी, पर उनका तो, उसका तो वो ज्यादा पावरफुल था। उसने क्या है, वो सीधा यही करता था। एक आया ना अखबार में थोड़े दिन पहले, एक बंदे से ले लिए उन्होंने करोड़ 1.5 करोड़ रुपए, कि तुझे सीधा मंत्री बना रहे हैं बिना चुनाव। केंद्र में मंत्री, क्यों राज्यसभा सदस्य, क्यों डायरेक्ट बात हो गई, बात ही करवा दी उसे कि लो बात करा दो। फिर वो मंत्री के पास जाके मिल लिया कि नमस्कार सर काम हो जाएगा, हो जाएगा। अब पता नहीं कौन सा काम हो जाएगा, उसने कहा देख तेरा ही बात हो रही है। उसके बाहर आके 1.5 करोड़ रुपए ले लिए। फिर उससे वापस लिए कि उसने कहा कि अब मंत्री जी ने कहा है कि अब अगली फाइल प्रोसेस करने के लिए 2 करोड़ और देना है। ऐसे 2 या 3 करोड़ रुपए फंसे, तब जाके उसने शिकायत की। अब ये अखबार में आया है, अभी 4 महीने पहले का मामला है। मैंने कहा नहीं, वो फ्रॉड करने वाले रेंज देखते हैं। 100 रुपए वाला 100 रुपए का फ्रॉड करेगा, 500 वाला 500 का करेगा, लाख वाला लाख का करेगा, करोड़ वाला करोड़ का करेगा, अरब वाला अरब का करेगा, करेगा फ्रॉड ही। वो रेंज देखता है। हैं? क्या कहते हैं? ठीक, अच्छा। बहुत गड़बड़ मामला जो भी है ये। इसमें कई लोग डूब जाते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा फंसता है जो ठीक ठाक परिवार से होता है। जो गरीब परिवार से होता है उसके पास पहले पैसा होता नहीं, तो ज्यादा नहीं फंसता है। ठीक ठाक परिवार से हैं ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। मेरे गांव में भी मैंने देखा है, जिसके ऐसे होता है ना कि भाई घर वालों का कोई बात नहीं, लाख रुपए इसके खाते में पड़े हैं, फंसते वही हैं। हाँ तू तू ध्यान रख। और जो जैसे मान लो मैं पढ़ता था तो घर वाले भेजते थे 5,000 के महीना, हो गया 5,000 ले। अब आपके भेजते होंगे 7,000 8,000, तो भी इतने होंगे कितने, तो भेजते नहीं तो क्या करता है? अच्छा खुद कमाता है, अच्छा।
तुम्हारे 5,000, 6,000, 8,000 जो भी रेंज है, जो महीने के फिक्स आता है ना, वो ज्यादा कुछ इस मामले फंसता नहीं, फंसेगा तो 5,000 का फंसेगा, इसके अलावा पैसा नहीं। अच्छा, हम तो जब पढ़ते थे वैसे भी दिक्कत नहीं थी, इतना ऑनलाइन ही नहीं था, आजकल ऑनलाइन ज्यादा हो गया। जेड का मान कितना है भाई? 0.00033 इंटू आई का मान कितना है? 5। समय कितना है? 30 सेकंड है भाई। अब पॉइंट हटा दो तो कितना आ जाएगा भाई? 1 2 3 4 5, 0 से 0 कैंसिल। 33 थे 99, 99 को 5 से गुणा किया तो आया 495। ये आया क्या? 495 आया, तो एक और जीरो आ जाएगा, 0.495 ग्राम आया, यही हुआ। और यहां फिर आप 49.5 किलो मिलीग्राम कर दो, ये लो। आज क्रोम गूगल भी पैसे मांग रहा था। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा अड़ंग है। अब क्या है कि फ्रॉड करना है फ्रॉड वालों को इजी, सबके पास फोन पे गूगल पे है, तो फ्रॉड करने वाले क्लिक करते हैं। पहले तो ऐसे फ्रॉड करने वालों के पास इजी था नहीं ना, जाते थे एटीएम से पैसे निकाल के जेब में डाल लेते थे। अब फ्रॉड करने वाला ऑनलाइन क्या फ्रॉड करेगा, ऑनलाइन में कुछ था ही नहीं। अब सबके पास ऑनलाइन है तो फ्रॉड की गुंजाइश ज्यादा है। इससे पहले लोग फंसे थे सबसे ज्यादा क्रिप्टो में। अभी कुछ दिनों पहले मामला, अब तो काफी धीमा पड़ गया, एक मामला बीच में चला यूएसडीटी। यूएसडीटी इतने में ले रहे हैं, उतने में बेच रहे हैं, इतने में ले रहे हैं, उतने में बेच रहे हैं, ऐसा कुछ चला था। अभी भी चल रहा है क्या? उसमें बहुत पकड़ में आ रहे हैं, जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में बहुत पकड़ में आ रहे हैं। हाथ जोड़ लिए, न्याल हो गए, बच गए भाई, बहुत खराब है। ये क्या है कि शॉर्ट टर्म का लोभ है। आप सिंपल सोचो, आपके हाथ पांव ठीक है, माथा ठीक चल रहा है, तो पहले पढ़ लो, नौकरी लग जाओ, तो ऐसा काम करने की जरूरत पड़ेगी का? ये तो कोई फ्रॉड करने वाला तो मान लो करे भी तो तब करे जब वो सब तरफ से आपको आएगा भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, अब करते हैं फ्रॉड, उसका तो कुछ इसको आप, हाँ, ये तो बड़ा अजीब मामला है, थोड़ा ध्यान ही रखना। सब तरीके से चल रहा है फ्रॉड है। बच्चे हुए हैं, आप किसी को पैसे ट्रांसफर करोगे मत, बच्चे हुए ऑटोमेटिक क्या करोगे, फ्रॉड होगा ही नहीं। जैसे मान लो मेरे मोबाइल पे आते हैं मैसेज, आपके मोबाइल पे मैसेज आते होंगे। एक मिनट, कल परसों कोई मैसेज आया था, अब देखो कल ही आया, कल का मैसेज है, परसों का। डियर कंज्यूमर, रिसीव्ड Rs 12,000 टू योर वॉलेट अकाउंट, क्लिक टू चेक नाउ। उस पर क्लिक करो मत, बात आपको पता है, आपके तो आया नहीं है, मुझे तो पता है मेरे तो आया नहीं है। तो है, मुझे ये डर था, मेरे घर, मेरे जैसे अकाउंट में पैसे हैं, मेरे वाइफ के अकाउंट में पैसे रहते थे, तो मुझे ये डर था कि कोई फ्रॉड करके वहां पर गूगल पे फोन पे क्लिक नहीं करवा ले। मैंने उनकी सिम चेंज करी, वो सिम मेरे पास ले आया। क्या करोगे बताओ? आप घणे ही सही हो, लेकिन क्लिक हो गया, कोई मैसेज पर क्लिक हो गया, चले गए, फिर बैठे रहो। तो मैंने कहा जो अकाउंट में सिम है वो मेरे पास है। मैंने कहा मैं क्लिक करता नहीं, मैं क्लिक तो मेरा खुद का खाता नहीं देखता तो क्यों रहूंगा, देखना पड़ता है भाई, ये मामला। ठीक है, कई खतरे हैं, बहुत खतरे हैं।